हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट एंड ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने कल स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट या हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी और किसने बनाया, एज वेल एज उसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट उनके आइडियोलॉजीज, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, ये सब पढ़ा था। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस कवर किए थे जिसमें हमने देखा कि कौन से सेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट था। एज वेल एज वी हैव ऑल्सो कवर्ड कि भाई ये देखो, ये एक मैप के थ्रू भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। और क्या कवर किया था हमने? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे रिगार्डिंग मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कल देखा था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिफरेंस, कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या कुछ जो है इनकी हम बोलेंगे कि क्या कुछ इनमें अंतर है, इनकी आइडियोलॉजीज किस तरह से डिफरेंट थी या इनका एम किस तरीके से डिफरेंट था। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, यहां तक हमने पढ़ लिया है। पर आज हम पढ़ने वाले हैं, वी हैव कवर्ड द मेथोडोलॉजी, और आज हम करेंगे लीडर्स भी कर दिए हमने। यस, विल बी कवरिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो हम देखेंगे कि मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का क्या कुछ जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, सो आप यहां देखेंगे मॉडरेट्स जो है वो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का ट्रेड सब कुछ डिक्लाइन हो रहा है, सब कुछ खतरे में है। और ये वजह जो है यही इनका कंट्रीब्यूशन है। यानी जो मॉडरेट्स हैं वो इस चीज का की निंदा कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनकी इकोनॉमी को हार्म किया, किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ को अकर किया, इसको करने दिया। कि जो वेल्थ की थ्योरी थी ना, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की, जो मैंने बताया था दादा भाई नारोजी ने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, उसके तहत उनका ये बताना था कि किस तरह से जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो बहकर इंडिया से कहाँ जा रहा है, इंडिया से इंग्लैंड की ओर जा रहा है। ये मॉडरेट्स का बताना था। ठीक है, यानी उनकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उसको इन्होंने क्या किया, उसका क्रिटिसाइज किया, उसकी निंदा की। ठीक है, एज वेल एज दे ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की, यानी संविधान जो होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसमें संशोधन की बात की कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसमें कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या रिफॉर्म से? कि इन्होंने कुछ मांग की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, कि आप कुछ इंडियंस को वहां पर रख लीजिए। जिस तरह से आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है, सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी तरह से चाहे हम वुमेन की बात करें, SC ST डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें, उसी तरह से इंडियंस भी चाहते थे कि वहां की पार्लियामेंट जो है, जब यहाँ जो लेजिस्लेचर है वहां पर इंडियंस की इंडियनाइजेशन हो, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी के तहत जो है बाद में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास किया जाता है। कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास किया जाता है। इंडियंस को उसके तहत जो है अब रिप्रेजेंटेशन भी कहां पर मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स भी बहुत चालाक है। अब वो पार्टिसिपेशन तो देंगे लेकिन फुली पार्टिसिपेशन तो नहीं देंगे, पूरी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं देने वाले हैं। वो क्या करते हैं कि वो अब मान लेते हैं, जिस तरह से आपको पता है पार्लियामेंट में क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब वहां क्या होगा, सवाल पूछा जाता है, पहले एक सवाल होता है, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, उसके साथ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो होते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, पार्लियामेंट में ऐसा होता है, वहां भी लेजिस्लेचर में ऐसा होता था, लेकिन इनको वैसे सवाल पूछने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। ठीक है, एक आधा सवाल पूछ सकते हैं, आप ज्यादा नहीं पूछ सकते। किसको कहा जा रहा है? इंडियंस को। एज वेल एज अगर हम बात करें बजट की, तो जिस तरह से जब बजट आता है तो बजट पर पूरी तरह से डिस्कशन होती है और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, होता है ऐसा। लेकिन यहाँ क्या होता था, बजट पर डिस्कशन हुई, इंडियंस को करने दिया, कोई बात नहीं, आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ बजट, क्या कुछ कमियां लग रही हैं, क्या कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते।
जब आप मुझे बताओ, जब आप डिस्कस कर सकते हो और वोट नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि आपको आधी पावर दे रहा है, पूरी पावर नहीं दे रहा। और जब आधी पावर दे रहे हैं तो इसका मतलब है पावर नहीं दे रहे हैं, वो पावर लेने का फायदा क्या है, वो कुछ है, वो कुछ खास नहीं है, बट ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मॉडरेट्स का कि इन्होंने 1892 का एक्ट जो है वो पास करवा देते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग इनकी कुछ मांगे रहती हैं कि सिविल सर्विसेज में मांग करते हैं एज रिड्यूस होनी चाहिए। अब आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर मैंने बात की है तो लॉर्ड लिटन, किसकी, लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, 21 से लेकर 19 एज रिड्यूस कर दी थी। यानी पहले 21 साल के जो लोग थे वो आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो लंदन में होता था वो दे सकते थे, लेकिन अब उसने कम करके कितना कर दिया था, लॉर्ड लिटन ने 19 ईयर्स कर दिया था कि अगर आप 19 साल तक, जैसे मतलब आपका है एसआई का, आप एग्जाम तब तक दे सकते हो जब तक आप 28 साल के, कुछ इतना है। तो यहाँ पर कर दिया कि आप 19 साल तक ही एग्जाम दे सकते हो। अब मुझे बताओ, आपने एज रिड्यूस कर दिया हुआ है तो इंडियंस के लिए तो और मुश्किल हो गया हुआ है। सो ये लॉर्ड लिटन करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये उस चीज की मांग करते हैं कि एज जो है उसे इंक्रीज किया जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। एज वेल एज बात करेंगे कि एग्जाम अब जो लंदन में होता है, अब किस तरह से इंडियन जो है वो जा जाके लंदन में एग्जाम देंगे, तो नहीं जा पाएंगे सारे। तो उनका ये भी मानना है कि इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट हो, ठीक है। एज वेल एज प्रोविंशियल एग्जाम जो होते हैं, जैसे आईएएस होता है इंडियन लेवल पर, उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर लेवल पर जेकेएएस होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, राजस्थान का अलग होगा, हिमाचल का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा। सो ये पीसीएस एग्जाम की भी बात करते हैं कि भाई ये भी मांग करते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, अगर आप इंडियन लेवल पर ले रहे हो, यानी अगर आप पूरे सेंट्रल लेवल पर ले रहे हो तो प्रोविंशियल लेवल पर भी कुछ एग्जाम्स जो है वो दो। सो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स की मांग की जाती है मॉडरेट्स के द्वारा, और ये मांग बाद में जाके थोड़ी बहुत पूरी भी होगी, ठीक है। उसके बाद डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स की डिफेंस में भी बात करते हैं कि सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको डिफेंड किया जाए, ठीक है। किसके सिविल राइट्स, इंडियंस के सिविल राइट्स। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्सट्रीमिस्ट का अगर हम देखते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट ने स्वराज की डिमांड की। किसी ने कमेंट में बताया था कि स्वराज जो है वो वर्ड कॉइन किसने किया है, हम बोलेंगे दयानंद सरस्वती ने, बिल्कुल सही आंसर है, ये मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में। स्वराज, स्वदेश, ये वर्ड्स जो हैं ये कौन यूज करेगा, इसका डिमांड भी करेंगे और इसका यूज भी करेंगे कौन, एक्सट्रीमिस्ट। मास मूवमेंट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करके मूवमेंट करते हैं, इन्होंने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। आप लोगों की तब फेवरेट बनते हैं जब आप लोगों की दिलों की जानने की कोशिश करते हैं। आप तब फेवरेट नहीं बनते कि जब आप अपनी पॉलिसी चलाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लोगों की सुनने की कोशिश की कि लोगों में कहाँ कहाँ लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब सुना। तो उसके बाद इनको रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये चीजें जो है इस चीज की कमी है और ये चीजों में हमने इंप्रूवमेंट करना है। लोगों को इकट्ठा करते हैं, मास मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लोगों के सहयोग से चलते हैं। स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन, साथ ही साथ क्या करते हैं, नेशनल एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं, नेशनल एजुकेशन देते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, जो लोग दबे कुचले होते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिन पर एट्रोसिटीज की जाती हैं, जिन पर अत्याचार किए जाते हैं, उन सभी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनको अपलिफ्ट किया जाए कि हमारे देश के लोग हैं, इनको क्यों दबाया जा रहा है, इनको दबाया नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नेशनलिज्म की भावना सब में जगाएंगे और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे, यानी जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स होते हैं वैसे भी कुछ स्टेप्स लेंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, अंग्रेजों को एकदम से उखाड़ फेंकना है, ना कि उन्हें यहाँ पर रहकर यहाँ रहने देना है या फिर रहकर यहाँ पर रूल करने देना है, ऐसा नहीं चाहिए उनको, ठीक है। सो आपको फर्क नजर आ रहा है, इनकी पॉलिसीज बड़ी शांत वाली, मॉडरेट वाली हैं, जो डिमांड कर रहे हैं 3 पीस को यूज करके। 3 पी क्या है मैंने कल बताया, पिटीशन करनी है, पहले तो क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, मांग करेंगे आराम से दुआ टाइप की कि भाई दे दो हमें ये चीज, नहीं मिल रही तो पिटीशन करेंगे, नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट करेंगे, बट पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इधर की बात करते हैं तो ये मांग करते हैं स्वराज चाहिए हमें, अगर तुम नहीं दे सकते हो, तुम नहीं देने वाले, तो हम रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, हम मास को इकट्ठा करेंगे, मास मूवमेंट करेंगे, लोगों के साथ मिलकर आंदोलन चलाएंगे और तुम्हें यहाँ से भगाएंगे। तो ये सब कुछ इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, ठीक है, जिस पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या होता है, इधर और भी कुछ है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, इसमें बहुत बेसिक सी है, मतलब समझाने का तरीका क्या है, समझाने का मैं बोलूँगी पर्पस क्या है इन चीज़ों को,
अब आपको कईयों को ये बहुत वेग लग रहा होगा कि ये सब तो एग्जाम में आना ही नहीं वाला, लेकिन हम जब इनकी आइडियोलॉजीज, जब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, जब इनके अचीवमेंट्स जानेंगे, इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम जानेंगे, वहीं से तो क्वेश्चन बनना है कि उनकी पॉलिसीज में क्या डिफरेंस था या उनकी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था। क्या पता आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मॉडरेट्स जो हैं वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाते थे, तो क्या ये सही था कि गलत था, वो तब आपको पता चलेगा जब आप इतना अपने दिमाग को यूज करेंगे कि इनकी आइडियोलॉजीज हमने पढ़ी हैं, दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, देखिए ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करते हैं, ये रूरल सैनिटेशन को, गाँव को साफ सुथरा रखने में, ठीक है, उसके साथ साथ पिलग्रिमेज गैदरिंग्स और फेयर्स के लिए जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि लोगों का दिल जीता जा सके, किसी तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जा सके, चाहे पिलग्रिमेज पर जाना है, उन्हें तीर्थ स्थल पर जाना है, चाहे उन्हें फेमीन्स का सामना करना पड़ रहा है, कैलेमिटीज आ रही हैं, कुछ डिजास्टर हो रहा है, तो उससे भी रिलीफ दिलवाने के लिए लोगों के लिए क्या करते हैं, ये कुछ फंड्स वगैरह लोगों को दिलवाते हैं ताकि लोग जो है इस मुसीबत से, इस आपदा से हम बोले बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास, वो तो हो गया ना हमारा बेसिक सा, जिसमें हमें थोड़ा बहुत याद करना है या याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या क्या उनकी आइडियोलॉजीज में डिफरेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे वेलबाय कमीशन। अचीवमेंट क्या है इनकी, पहली वेलबाय कमीशन 1895 का, ये लाया जाता है मॉडरेट्स के द्वारा। ये कॉलम किसका, मॉडरेट्स का, ये है एक्सट्रीमिस्ट। वेलबाय कमीशन में क्या बोला गया था कि आप ड्रेन ऑफ वेल्थ, मॉडरेट्स बनाते हैं एक वेलबाय कमीशन, एक नाम आदमी के नाम पे बनेगी ये कमीशन, जैसे कमेटी होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये जो थ्योरी दादाबाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका हम बोलेंगे कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब इस कमीशन को इसलिए बनाया था ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है उसका सच जान सके कि आखिरकार किस तरह से, क्या ये सच है या झूठ है, और किस तरह से भारत से पैसा जो है वो लूट कर, एक्सप्लॉइट कर कर इंडियंस को अंग्रेज जो है वो इंग्लैंड में ले गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, इस रिपोर्ट को जो है सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा सच जो है वो पकड़ा जाए, वो तो नहीं चाहेंगे कि हमारा तरीका जो है, हमने किस तरीके से कैसे कैसे कुछ काम किया तो ये सब सामने आए, वो नहीं चाहेंगे, तो दैट्स व्हाई दे सप्रेस दिस रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है इनकी अचीवमेंट, वो है एडिशन कमेटी। क्या है, एचिसन कमेटी। एचिसन कमेटी 1886 की है, और इसमें क्या था कि सिविल सर्विसेज को देखा जाए, उसे रिव्यू किया जाए। जो सिविल सर्विसेज की मैंने पहले भी बात की कि इनकी डिमांड्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करो, सिविल सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना। सो आप जब आईएएस वगैरह बनते हैं, केएएस बनते हैं, तो आप कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं, वेदर आप बनते हैं आईपीएस वगैरह, तो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि सिविल सर्विसेज को देखा जाए कि सिविल सर्विसेज जो है उसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ सही है, क्या कुछ सही हो सकता है, वो सब रिव्यू करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था 1886 में। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि इसके नतीजे में क्या होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिविल सर्विसेज को स्ट्रैटिफाई यानी बाइफरकेट यानी डिवाइड कर दिया जाता है, और अब सिविल सर्विसेज प्रोविंशियल लेवल पर भी होगी, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल की होती है, स्टेट लेवल की होती है, वहां पर क्या थी, वहां पर जो सिविल सर्विसेज है इंपीरियल लेवल मतलब सेंटर लेवल, प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट लेवल पर भी होगी। ठीक है, चलिए, है ना, ये देखो, now civil services was divided into imperial services as well as provincial services। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पहली स्टेट कौन सी है जहां पर ये प्रोविंशियल सर्विसेज हम बोलेंगे, कौन सी पहली स्टेट है इंडिया की जिसने ये जहां पर ये स्टेट सर्विस जो है वो पहली बार हुई, तो वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेट सर्विस इन यूपी इन 1924। कहां पर, 1924 में यूपी में पहली बार जो है वो स्टेट सर्विसेज कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें उनके कंट्रीब्यूशन में, वो इनके अचीवमेंट्स में भी आता है कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स बोले थे उसमें यही तो एक रिफॉर्म हुआ था ना, एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज वाला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हमने आपकी मांग को सुन लिया है, हमने आपकी मांग को पूरा कर लिया है।
रही बात अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट की, तो वो थोड़ा डिटेल्ड है और वो हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर जो है उसमें कवर करेंगे। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स के नाम। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है? दादाभाई नारोजी। फर्स्ट इज दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी जो है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। ये मॉडरेट लीडर थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 3 बार प्रेसिडेंट रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एज वेल एज इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है वो KAS एग्जाम में एक बार पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब जो है किसने लिखी है? दादाभाई नारोजी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने याद भी रखना है, ठीक है। ये चीजें हैं। और ये देखो, इनके बारे में एक और फैक्ट है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंडिया। जिस तरह से पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद में 2 घर हैं, 2 भवन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। वहां भी इंग्लैंड में भी तो ऐसा ही है, क्योंकि इंडियन ने जो इंडिया है, इंडिया कंट्री जो है, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम किसका अडॉप्ट किया है? किससे लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंग्लैंड से ही तो लिया हुआ है, ठीक है। सो वहां पर भी ये सिस्टम है, यहाँ भी ये सिस्टम है। सिर्फ फर्क क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड और इंडिया में? फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में जो हमारा हेड होता है, हमारी कंट्री का जो हेड होता है, जिसको कंट्री को हम पॉलिटी में क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। यानी द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वहां पर कौन होते हैं? क्वीन होती है या किंग होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ का जो हेड है, यानी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो रिपब्लिक हेड होंगे, वो इलेक्टेड होंगे। कौन से होंगे? इलेक्टेड। उनके लिए इलेक्शन होती है, आपको पता है। लेकिन वहां पर जो किंग या क्वीन है, वो मोनार्कियल हेड होते हैं। यानी वहां पर मोनार्की सिस्टम है, जहां पर पहले राजा बनेगा, फिर उनका बेटा जो है वो राजा बनेगा, फिर उनकी बेटी या बेटा जो है वो राजा बनेगा। वो सिस्टम चलता है, ठीक है, हायरार्कियल सिस्टम चलता है। बट यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये था दोनों में फर्क। अब हमने क्या बोला कि ये पहले इंडियन हैं जो क्या बनते हैं, वहां पर जो हाउस ऑफ कॉमन है, जो उनका लोअर हाउस है, वहां पर फर्स्ट मेंबर जो है, फर्स्ट इंडियन जो है टू बिकम दैट मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये मैंने पहले भी लिखवाया, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ये कौन है? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पहला सेशन होता है INC का, कहां पर होता है? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज इन बॉम्बे। और उसमें 1885 में हुआ, दिसंबर के महीने में। और किसने प्रेसिडेंटशिप होल्ड की? तब प्रेसिडेंट बने थे WC बनर्जी। तो ये लिख लिया हमने फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द INC, ठीक है। He was lawyer by profession and he was the first Indian to act as standing counsel. Now the next one is G. Subramaniam Iyer. कौन है? G. Subramaniam Iyer. अब ये जो है, इन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर फाउंड किया। देखो, एक उन्होंने तमिल न्यूज़पेपर भी फाउंड किया, और क्या नाम है इसका? स्वदेशा मित्रा। क्या नाम है? स्वदेशा मित्रा। ये एक तमिल न्यूज़पेपर है, ये भी इन्होंने फाउंड किया, ठीक है। जो द हिंदू इन्होंने न्यूज़पेपर फाउंड किया, तो इसमें इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, यानी ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी है, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है, इसे बहुत हेविली जो है वो क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। इसके बाद ही ऑल्सो को फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा, ठीक है। ये को फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। देखो, ये आपको पहले भी पढ़ाया है, ये दोनों फैक्ट्स मैंने शेयर किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, he was considered और he was regarded as the political guru of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के political guru किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट की। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, कब बनाई जाती है, ठीक है, यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इज सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं, ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, इनको कहा जाता है राष्ट्रगुरु। क्या कहा जाता है? राष्ट्रगुरु। एज वेल एज इंडियन वर्क के टाइटल जो है इनको दिया गया। ये टाइटल्स आप याद कर लीजिए, कभी कोई पता नहीं होता, कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है। फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन विच लेटर अमर्ज्ड विद द INC, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की फॉर्मेशन करते हैं, जो बाद में मर्ज होकर INC बन जाती है। जब मैंने आपको बताया भी था इंडियन, मैंने क्या बताया था आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन बताया था, है ना। इंडियन नेशनल यूनियन बनता है 1884 में, और उसके साथ कुछ और पार्टीज जो है वो मिलती हैं, और बाद में 1885 में किसका एस्टेब्लिशमेंट होता है? 1885 में बनती है
हमारी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। He also cleared the Indian civil services but was discharged due to racial discrimination. इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते क्योंकि तब रेसेस में डिफरेंस करते थे कि भाई इंडियंस जो है काले हैं, इनकी ये रेस है, तो वो इनको इंफीरियर कंसिडर करते थे, कौन? ब्रिटिश। तो अब ब्रिटिशर्स खुद को तो सुपीरियर मानते थे, तो इनको इसके चलते जो है वहां से निकाल दिया जाता है। फाउंडेड न्यूज़पेपर द बंगाली या बंगाली, ये न्यूज़पेपर जो है ये भी फाउंड किया। 3 न्यूज़पेपर इनके याद रखने आपने। अच्छा वो उनके हैं, हाँ इनका क्या याद है? बंगाली राष्ट्रगुरु कहा जाता है, इंडियन वर्क कहा जाता है। एज वेल एज जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो इन्होंने सुब्रमण्यम अय्यर जो है इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर फाउंड किया, एज वेल एज तमिल न्यूज़पेपर जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वदेशा मित्रा, ठीक है। चलिए अदर लीडर्स के मैंने नाम लिखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में 3 इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे। जब हम कुछ बात कर रहे थे मॉडर्न इंडिया की, तो मैंने उसमें पहले ही आपको बता दिया था कि लाल बाल पाल was considered as the most important leaders of the extremist section of the Congress, ठीक है। और लाला लाजपत राय हैं जिसमें विपिन चंद्र पाल हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। जब हम लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। और विपिन चंद्र पाल जो है वो बिलोंग करते थे बंगाल से, ठीक है। ये तीनों आपने याद रखना है। लाला लाजपत राय, हाँ पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इनको लोगों ने एक टाइटल दिया था क्योंकि लोगों के बहुत फेवरेट थे, लोगों में जाने माने जाते थे, क्योंकि लोगों के हित में बहुत सारे काम किए इन्होंने, तो लोगों ने इनको क्या टाइटल दिया था? लोकमान्य तिलक। क्या टाइटल था? लोकमान्य तिलक, ठीक है। इनका मोटो क्या था? आपने सुना होगा बचपन में भी। ये स्लोगन जो है वो किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। मेरा स्वराज जो है वो मेरा हक है और मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ठीक है। ये इनका ही स्लोगन है। He also introduced the Ganpati festival in 1893 and the Shivaji festival in 1896. गणपति फेस्टिवल को और शिवाजी फेस्टिवल को ये दोबारा से स्टार्ट करवा देते हैं, रिवाइव करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इन ऑर्डर टू गेन, मैं बोलूंगी द पीपल्स कंपेनियनशिप, इन ऑर्डर टू गेन द पीपल्स फ्रेंडलीनेस, कि लोग जो है इनके साथ मिलजुल जाएं, लोग जो है इनका साथ दें, किसमें? नेशनल मूवमेंट में, ताकि हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिले। समझ रहे हो? क्योंकि अकेले तो ये कुछ कर नहीं सकेंगे। अकेले ये मैंने एलोन लिखा है, अकेले ये कुछ कर नहीं सकेंगे। सबसे पहली बात होती है, जब आपने देखो आपका पूरा देश जब एकजुट होगा तभी आप किसी बाहर वाले के खिलाफ जो है लड़ सकते हैं। जब आप आपस में ही लड़ रहे होंगे तो कैसे किसी को बाहर वाले को निकालेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इन्होंने क्या किया था? लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया, रिवाइव किया उसे। और साथ ही साथ कि हिंदू धर्म में ये दोनों फेस्टिवल जो है वो बड़े मनाए जाते थे। तो इस चीज को उन्होंने बड़ा ज्यादा जो है इसमें प्राइड लिया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का हमने पहले पढ़ा था कि वो अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते थे? वो किसी बाहर के मिल, बेंथम या स्पेंसर, जेम्स वगैरह उन सब से नहीं लेते थे। जो बाहर के फिलोसफर्स थे उनसे ज्यादा प्रेरित नहीं थे। वो प्रेरित थे अगर किसी से, तो वो इंस्पायर्ड किससे थे? वो अपने देश के सोसाइटी, अपने देश के कल्चर, अपने देश के ट्रेडिशंस, उनकी हिस्ट्री, यानी अपने देश का जो सब कुछ है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, तो हमें बाहर जाने की, बाहर से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? इसीलिए इन्होंने ये सब स्टार्ट किया। He also started the newspapers महारत एंड केसरी। कौन सा न्यूज़पेपर है? महारत और केसरी न्यूज़पेपर जो है इन्होंने स्टार्ट किया। केसरी जो है वो मराठी में लिखा था, ठीक है। इन्होंने और क्या बनाया? पूना होम रूल लीग। पूना होम रूल लीग बनाई, और कब? 1916 में। इसको आगे जाकर हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो क्या है और कब इस्टेब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? एक्चुअल में 2 थे, एक एनी बेसेंट वाला भी है, तो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है। लाला लाजपत राय की जब हम बात करते हैं तो ये पंजाब से थे। सो ही वॉज कंसिडर्ड एज, क्या बोला जाता है इनको? लायन ऑफ पंजाब। क्या कहते हैं इनको? लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था, ठीक है। अगेंस्ट द साइमन कमीशन उन्होंने एक स्लोगन दिया। जब साइमन कमीशन 1927 में बनता है, ये मैंने आपको पहले बताया, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन का कंपोजिशन हुआ अंडर सर जॉन साइमन,
और 1928 में वो इंडिया में विजिट किए। जब वो इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट बाय इंडियंस वाज कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। कितने थे? 7 मेंबर्स थे, जिसमें से इंडियंस कितने थे? 0। देखो, 7 मेंबर्स का साइमन कमीशन था, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो यानी सारे व्हाइट मैन थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो ये चीज का प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं गो बैक साइमन, साइमन वापस चले जाओ, ये नारा देते हैं, लोगों के साथ मूवमेंट को लीड करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, इन पर लाठी चार्ज किया जाता है, जिसके बाद इनको काफी ज्यादा चोट आ जाएगी और बाद में इनकी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बिपिन चंद्र पाल। तो इनका देखेंगे कि ये पहले एक मॉडरेट लीडर होते हैं, धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन जाते हैं 1902 के करीब। काफी ज्यादा पावरफुल स्पीचेस हैं इनकी, राइटिंग्स हैं इनकी जो हमें पढ़ने में मिलती हैं, ठीक है। सो इन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज जो है इस तरह से कंट्रीब्यूट किए, लोगों में नेशनलिज्म की भावना इस तरह से जगाई कि उन्होंने क्या किया, फेमस जो है राइटिंग्स लिखना शुरू कर दिया, कुछ लिखना शुरू कर दिया लोगों के अमांग की लोग जो है वो पढ़े और उससे इंस्पायर, ठीक है। जैसे किसने किया, उन्होंने महारत न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, केसरी स्टार्ट किया बाल गंगाधर तिलक ने, ताकि लोग जो है वो अपनी लोकल भाषा में उसे पढ़े और समझे कि हमारे साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, अपनी आवाज जो है उस गलत चीज के लिए उठाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष का देखें तो इन्होंने एक स्लोगन दिया, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। कि कोई भी इंसान जो है या कोई भी हम बोलेंगे कि राष्ट्र है, जब कोई देश की बात आती है तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर चीज जरूरी होती है तो वो क्या होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम। जब तक आप पॉलिटिक्स को आज़ादी नहीं दोगे, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक जो है आज़ादी नहीं होगी, तो किस तरह से देश चलेगा? समझ रहे हो? जिस तरह से मीडिया को अगर आज़ादी नहीं होगी तो आप किस तरह से अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्लियरली जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं कि आप क्या कुछ फील कर रहे हैं। लेकिन मीडिया को जिस तरह से खुली आज़ादी है, उसी तरह से पॉलिटिक्स को भी आज़ादी होनी चाहिए, ताकि राजनीति जो है वो एक स्मूथ वे में, एक एफिशिएंट वे में चल सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये यही बोलते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वही लाइफ ब्रेथ है नेशन का। यानी एक नेशन तभी चल सकता है जब यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम है, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, जो कि इनको नहीं थी, क्योंकि वहाँ दबदबा किसका है, ब्रिटिशर्स का है। उनकी पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, सब कुछ तो उन्हीं का चल रहा है, सब कुछ उनके कंट्रोल में चला हुआ है, ठीक है। 1893 एंड 1894 के बीच ये क्या पब्लिश करते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये भी आपको याद रखना, क्या पब्लिश करते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है। बाकी के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम है। सो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, ये हमने किया कवर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो बचे हुए थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट के पढ़ने के, वो भी पढ़े, एज वेल एज वी हैव आल्सो कवर्ड द अचीवमेंट्स। क्या हमने अचीवमेंट्स देखी, किसकी अचीवमेंट्स देखी हमने, मॉडरेट्स की, जहाँ पर एटशीसन कमेटी होती है, जहाँ पर वेलबाय कमीशन बनता है, या फिर हम बोले कि सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग तो एटशीसन कमेटी जो था, एटशीसन कमेटी जो था वो बना था, ठीक है। ये कुछ रिफॉर्म्स जो है मॉडरेट्स के द्वारा करवाए जाते हैं, कुछ अचीवमेंट्स उनके द्वारा की जाती हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स को मानना ही पड़ता है। सो ये लेक्चर हमारा आज का कवर हो चुका है। ये भी मैं आप अच्छे से देख लें कि कहाँ कहाँ कौन सा सेशन हो, क्योंकि सेशंस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम आगे का कुछ कवर करेंगे कि किस तरह से जो है आगे क्या कुछ इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के अचीवमेंट क्या है, उन्होंने किस तरह से आज़ादी दिलवाने में भारत को क्या कुछ स्टेप्स लिए, क्या कुछ मेजर्स लिए थे। तो आगे कल आने वाले लेक्चर में वो सब कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।